डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LLB कॉन्सेप्ट। आज हम सामान्य जानकारी के कुछ और प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शंस हैं आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के सामने, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे, अनंत पर बनता है। तो सही आंसर हमारा है दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा और आभासी और सीधा बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु के रखने तथा आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनाने के गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर तथा डॉप्ट्री दर्पण में किया जाता है। अवतल दर्पण का जो धंसा हुआ भाग होता है वह परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जो इसकी फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। इसकी आवर्धन क्षमता ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह की होती हैं। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब वास्तविक होता है एवं धनात्मक होने पर आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो धनात्मक बनेगी, जाकर के आभासी दर्पण के पीछे बनेगा, तो हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, गैसों में उत्पन्न हो सकती हैं। गैसों में उत्पन्न हो सकती हैं केवल अनुप्रस्थ तरंगें, केवल अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों तरंगें, या सभी गलत हैं। तो गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंगें ही उत्पन्न हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, प्रत्यास्थता, और अनुप्रस्थ तरंगों के उत्पन्न होने के लिए माध्यम में दृढ़ता चाहिए। तो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता का गुण यहाँ है नहीं गैसों में। गैसों में दूरी पार्टिकल्स के बीच में अधिक होती है, तो इसलिए केवल अनुदैर्ध्य तरंगें ही यहाँ पर उत्पन्न हो पाती हैं। अगला प्रश्न है, गिद्ध प्रजाति का विलुप्त होने का कारण कौन सी दवा को माना जाता है। ऑप्शंस हैं आइब्यूप्रोफेन, एसिटोमिनोफेन, एरिस्प्रिन और डाइक्लोफिनिक। तो इसका आंसर है डाइक्लोफिनिक। इससे 97% गिद्ध प्रभावित हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है रेनेटिंग, पनीर। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड्स। तीसरा है गोल्डन चावल, विटामिन ए। चौथा ऑप्शन है ओजोन परत, ट्रोपोस्फेयर। तो ओजोन परत हमारी ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती है। ओजोन परत कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो ऑप्शंस हैं घेंघा रोग, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता। तो घेंघा रोग जो है ये हमारा होता है आयोडीन की कमी से। बाकी रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता ये आनुवांशिक बीमारी हैं। एनीमिया लोहा की कमी से होता है, आयरन की कमी से। पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। वृद्धि रोधक यानी ग्रोथ का रुक जाना जिंक की कमी से होता है। इसी तरह से ऑस्टियोपाइरोसिस कैल्शियम की कमी से हो जाता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्न में से किसने विकसित किया था।
तो चार्ल्स बेबेज, लैरी वॉल, जेम्स गोसलिंग और डेनिस रिची ऑप्शंस हैं, और आंसर इसका है डेनिस रिची। इन्होंने कब किया था इसको? 1972 में विकसित किया था। 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था। इसका उद्देश्य था यूनिक्स को संचालित करना। यूनिक्स के लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता थी, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये, इसके संचालन तंत्र में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको डेनिस रिची ने 1972 में विकसित किया। इस भाषा में 32 की शब्दों का प्रयोग होता है और निर्देश देते समय लोअर केस लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के साथ साथ निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के भी सभी गुण पाए जाते हैं। पायलट, C++, लिस्प, यूनिक्स, जावा, स्नोबॉल, ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 16 अगस्त, 22 दिसंबर, 5 अक्टूबर, 15 अगस्त। तो आंसर हमारा है 16 अगस्त। 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में पाकिस्तान की मांग अस्वीकार करने पर ऐसा हुआ था। इस दिन संपूर्ण देश में सांप्रदायिक संघर्ष प्रारंभ हुआ और पश्चिम बंगाल का जो नोआखाली एरिया है, नोआखाली एरिया में 6000 से अधिक हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था। नोआखाली की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी जी ने कहा था कि हमें मुसलमानों की आक्रामकता से नहीं बल्कि हिंदुओं की कायरता से नफरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बेमेल है? ऑप्शन 1 प्रांत में द्वैत शासन 1919। अगला है खेड़ा आंदोलन 1917, पावना विद्रोह 1873 और चुआर विद्रोह 1795। तो बेमेल कौन सा है इसमें? खेड़ा आंदोलन चंपारण 1917 में हुआ था, खेड़ा 1918 में हुआ था, जो गुजरात में हुआ था और महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसके अतिरिक्त 1919 का जो अधिनियम यहाँ पे बताया गया है, प्रांतों में द्वैत शासन, तो ये प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था 1919 में और 1935 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम में। पावना विद्रोह 1873 की बात करें तो यहाँ ये किसानों द्वारा 1873 से 76 के बीच में पावना विद्रोह किया गया था। और चुआर विद्रोह ये 1795 में वर्तमान झारखंड में रघुनाथ महतो द्वारा किया गया था चुआर विद्रोह। दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है, ऑप्शंस हमारे पास में हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड एलन बरो को, लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड रिपन को। तो आंसर हमारा लॉर्ड एलन बरो होना चाहिए। 1843 में लॉर्ड एलन बरो के काल में दास प्रथा को पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया गया। सर्वप्रथम 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त किए जाने का प्रावधान था। लॉर्ड एलन बरो का शासनकाल 1842 से 44 था। इसके शासनकाल में 1843 में भारत में रविवार की जो साप्ताहिक छुट्टी प्राप्त होने लगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में बिहार, बंगाल आदि जगह पर स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है।
स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसकी देखरेख में तैयार हुआ? तो ताजमहल उस ऑप्शंस हैं हमारे पास में, उस्ताद बम बादल खान, उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद खां और औरंगजेब। तो औरंगजेब तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। उस्ताद बम बादल खां, उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद खां। तो सही आंसर हमारा है उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां की देख रेख में आगरा का ताजमहल 1632 से 1654 के मध्य बनाया गया था और मुख्य वास्तुकार इसके अहमद खां थे। अहमद खां को नादिर उल असरार कहा जाता है, इसी वजह से शाहजहां ने उपाधि दी थी नादिर उल असरार की। और ये उस्ताद बम बादल खां, इनके नेतृत्व में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ। ये संबंधित हैं मयूर सिंहासन से। नेक्स्ट है, किसके काल में कलकत्ता का विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग। तो किसके काल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ? आंसर हमारा है लॉर्ड मिंटो 1906। लॉर्ड मिंटो के समय में विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और इसका निर्माण हार्डिंग सेकेंड से चेम्सफोर्ड के काल तक होता रहा। मेमोरियल का निर्माण 1921 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पूरा हुआ। सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इसके निर्माण का सुझाव दिया था। तो सुझाव दिया था कर्जन ने, बना लॉर्ड मिंटो के काल में प्रारंभ हुआ और कंप्लीट हुआ चेम्सफोर्ड के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट कुंजी आल्ट प्लस इंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक जाने में, अलग आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने में, अलग विंडो में नया टैब खोलने के लिए, सिस्टम का बलपूर्वक शटडाउन करने के लिए। तो हमारा जो आंसर है, अलग आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ और शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे Alt प्लस ESC, Alt प्लस एस्केप को अगर दबाते हैं तो हमारा स्टार्ट मेनू ओपन होता है। Alt प्लस F4 दबाते हैं तब क्या होता है? Alt प्लस F4, करंट प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। ओके, इसी तरह से कंट्रोल प्लस D CT, कंट्रोल प्लस D दबाने पर क्या होता है? बुकमार्क, और कंट्रोल प्लस A दबाने से सेलेक्ट ऑल।
इसके अतिरिक्त कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, तो कंट्रोल एक्स से होता है कट, कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल वी से पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द को प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में नहीं होता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास में, नगद आरक्षी अनुपात में, रेपो रेट, बैंक दर और ब्लू चिप। तो इसमें से ब्लू चिप हमारा जो आंसर है वो सही है। इसका प्रयोग मौद्रिक नीति बनाने में नहीं होता। आरबीआई के द्वारा प्रति 2 महीने पर साख नियंत्रण हेतु परिमाणात्मक उपाय के अंतर्गत बैंक रेट यानी बैंक दर, रेपो रेट, आरआरआर, सीआरआर, एमएसएफ, एसएलआर के दरों को निर्धारित कर मौद्रिक नीति जारी की जाती है। तो प्रत्येक 2 महीने पर साख नियंत्रण हेतु मौद्रिक नीति जारी की जाती है। और ये जो ब्लू चिप है, इस शब्द का उपयोग कंपनी के लिए किया जाता है जो अपनी क्षेत्र की दूसरी कंपनी के मुकाबले में बहुत बड़ी होती है। ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी के मुकाबले बहुत बड़ी हो, उसके लिए ब्लू चिप शब्द प्रयोग में लाया जाता है। यानी ब्लू चिप कंपनियों में निवेश कम जोखिम वाला होता है। ये ब्लू चिप शब्द जो है वो अमेरिका के पोकर खेल से प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शंस हैं सुगंधा कुमारी, मेघा पाटकर, बाबा आमटे, रेमुलस विटाकर। तो शांति घाटी बचाओ सुगंधा कुमारी ने ये नारा दिया था। शांत घाटी केरल में 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो जैव विविधता के लिए विख्यात है। और यहाँ पर शांति घाटी में मकाऊ प्रजाति के लंबी पूंछ वाले बंदर जो दुर्लभ हैं पाए जाते हैं। और ये सुगंधा कुमारी एक विख्यात कवयित्री थी। इसी तरह से जो मेधा पाटकर हैं, मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ये है नर्मदा बचाओ से संबंधित। नर्मदा बचाओ। इसी तरह से बाबा आमटे वन आश्रम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शंस हमारे पास में हैं आयकर, निगम कर, ब्याज कर और उत्पाद कर। तो उत्पाद कर हमारा अप्रत्यक्ष कर है जो एक केंद्रीय कर है, साथ ही राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए आबकारी कर को भी उत्पाद कर कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिसमें कानूनी करदाता और वास्तविक करदाता दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। प्रत्यक्ष कर में कानूनी करदाता और वास्तविक करदाता दोनों एक ही होता है। जब कर वस्तु पर लगाया जाए तब वह अप्रत्यक्ष कर होगा, और व्यक्ति पर लगाया जाए तब प्रत्यक्ष कर होगा। वस्तु पर लगाया जाए तो अप्रत्यक्ष, व्यक्ति पर लगाया जाए तो प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति, सीएजी या सार्वजनिक उपकृति समिति? सीएजी कैग जो है सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। इस कारण इसे सरकार के धन का संरक्षक भी कहते हैं। तो संसदीय नियंत्रण का अंग है सार्वजनिक व्यय पर सीएजी। ये धन का संरक्षक भी कहा जाता है। कैग संचित निधि से किया गया व्यय का अंकेक्षण करता है और अनुच्छेद 151 आर्टिकल
151 के आधार पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। प्राक्कलन समिति सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करता है और मितव्ययता पर सरकार को सुझाव देता है। लोक सेवा समिति ये कैग के रिपोर्ट की समीक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है? किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शंस हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और नियमन समिति। तो जो नियमन समिति है लोकसभा में, नियमन समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं और जिनका अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होता है। नियमन समिति वह संसद की स्थायी समिति है जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। राज्यसभा के नियमन समिति का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का सभापति होता है, और लोक सेवा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के नेताओं में से होता है। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य और इनका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 371 निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? महाराष्ट्र और गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें तेलंगाना शामिल नहीं है। 371 अनुच्छेद 371 के आधार पर भारत के कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और तेलंगाना इनमें शामिल नहीं था। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा एवं विदर्भ के अलावा गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ के लिए विशेष प्रावधान है। 371 राष्ट्रपति असम के जनजाति बहुल क्षेत्र के लिए विधानमंडल की एक अलग समिति का गठन कर सकते हैं और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। ऑप्शंस हैं 1951 से 52, 1977, 1985 में और 2004। तो हमारा सही आंसर है 1985, 52 CAA। ये 1985 में हुआ था दल बदल कानून, जिसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसी के साथ ही राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी थे। 1952 में देश में पहली बार संसदीय चुनाव संपन्न हुए थे और 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था और उसके बाद में 1985 में राजनीतिक दल में के निर्वाचित प्रतिनिधि के दल बदल करने पर सदस्यता को समाप्त किए जाने का प्रावधान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान स्थित है। ऑप्शंस हमारे पास में हैं दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका। तो दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना हिस्सा है वहाँ पंपास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो प्रेयरी इससे संबंधित है। प्रेयरी घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनको रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। प्रेयरी को क्या कहा जाता है? रोटी का कटोरा। रोटी का कटोरा। इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे मान लो अफ्रीका की बात करें तो सवाना पाया जाता है। यूरेशिया में जो है स्टेपीज़ पाई जाती है, घास स्टेपीज़ यूरेशिया में और अफ्रीका में सवाना। पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है और इसकी मिट्टी को
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सवाना पंपास, तो पंपास हमारा जो है शीतोष्ण घास का एक तरह से एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दूधसागर गोवा, कुंचिकल कर्नाटक, मीनमुटी कर्नाटक, बरकना तमिलनाडु। तो दूधसागर गोवा में है, कुंचिकल कर्नाटक में है, मीनमुटी केरल में है, बरकना तमिलनाडु में नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है। बरकना झरना कर्नाटक के शिमोगा क्षेत्र में है। बरकना जलप्रपात सीता नदी पर स्थित है। इसी तरह से दूधसागर मांडवी नदी पर है। लांगसियांग जलप्रपात किन्सी नदी पर है। जोग वाटरफॉल शरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन बेमेल है? केरल अनाईमुड़ी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड कालापानी, आंध्र प्रदेश महेंद्रगिरी। तो आंध्र प्रदेश में नहीं है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी तो उड़ीसा में है। ये हमारा सही आंसर है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, मान लो अनाईमुड़ी की बात करें तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, और ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है अनाईमुड़ी। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ियाँ हैं। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु के राज्य में सलेम में अवस्थित है। उत्तराखंड का काला पानी भारत एवं नेपाल के मध्य विवाद का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा से संबंधित है? एंडोफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक और टोपोग्राफी। तो जो एंडोफिक वर्ड है, इसका मतलब होता है भूमि विज्ञान। भूमि विज्ञान का मतलब ही हो गया मृदा से संबंधित है, यही आंसर है। भूमि विज्ञान मृदा विज्ञान की एक शाखा है। क्लाइमेटिक यानी मौसम विज्ञान से संबंधित। बायोटिक जैविक घटक में पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु आ जाते हैं। और टोपोग्राफी या ग्रह विज्ञान की एक शाखा है। इसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार और आकृति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? ऑप्शंस माउस, लोगो, कर्सर, पॉम। कर्सर कहते हैं। इसका वर्ड प्रोग्राम में कर्सर एक पतली रेखा होती है जिसे इंसर्शन बिंदु, इसके लिए एक और शब्द आता है इंसर्शन बिंदु। इंसर्शन बिंदु। कंप्यूटर माउस का जो निर्माण है वो डगलस एंजलवर्थ ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पेट्रियट ऑफ अ इंडियन जनरेशन। एन ऑर्डिनरी लाइफ पेट्रियट ऑफ अ इंडियन जनरेशन पुस्तक के लेखक। ऑप्शंस हैं डी राजकुमार, राजीव कुमार, अशोक लवासा और माइकल देवव्रत पात्रा। तो इसका जो आंसर है वो अशोक लवासा है। अशोक लवासा ने लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ पेट्रियट ऑफ अ इंडियन जनरेशन। एन ऑर्डिनरी लाइफ पेट्रियट ऑफ अ इंडियन जनरेशन। धन्यवाद मित्रों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।